हाँ जी, ये मेरा मानना नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। इस टाइम ना आप अपने एग्जाम की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हो। आपने मान लिया, ये ठान लिया, ये जीत कर लिया, ये डिटरमाइन कर लिया कि जो कमिंग अटेम्प्ट है आप इसमें पास हो रहे हो, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं CA PS बेनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग प्यारी सी वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा सेकेंड एडवांस काउंट की सितंबर 25 एंड ओनवर्ड अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? एडवांस काउंट की अमेंडमेंट जो कि एप्लीकेबल है सितंबर 25 एंड ओनवर्ड अटेम्प्ट के लिए। आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये जो अमेंडमेंट के नोट्स है, PDF है, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। एक प्यारी सी बात और, स्टूडेंट की क्वेरी आ रही कि सर सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए आपका जो बूस्टर बैच है वो कब आएगा, और उसके जो नोट्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, और जो आप टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हो जिसमें से जनरली पेपर आ जाता है, वो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें कहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, मई 25 अटेम्प्ट के लिए जो मेरा बूस्टर बैच था सितंबर 25 के लिए बिल्कुल सेम एप्लीकेबल है। बूस्टर बैच के नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और जो बूस्टर बैच है उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो मेरे बूस्टर बैच के नोट्स है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी दे रखे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और वीडियो के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं और साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करा रखे हैं। जो बूस्टर बैच के क्वेश्चन है वो आपके मिनिमम क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको वो क्वेश्चन करके ही जाने हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अमेंडमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एएस को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक वो एएस होते हैं जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, और एक वो एएस होते हैं जो नॉन कॉर्पोरेट नॉन कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। देखिए, अगर मैं एएस की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो एक वो एएस होते हैं जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी, और एक वो एएस होते हैं जो अप्लाई होते हैं नॉन कंपनी के ऊपर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर। ठीक, जो कंपनी के ऊपर एएस अप्लाई होते हैं वो एमसीए नोटिफाई करता है। ठीक जी सर। और जो नॉन कंपनी के ऊपर एएस अप्लाई होते हैं उन्हें आईसीआई इशू करता है। ठीक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस की अगर हम बात करें तो कंपनियों को दो कैटेगरी में फर्दर बांटा गया है। एक आपका स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, और एक आपका नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, मींस आपका नॉन एसएमसी अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के ऊपर कुछ एएस में एग्जम्पशन दी गई है, कुछ एएस फुली अप्लाई नहीं होते, कुछ एएस के पैराग्राफ में एग्जम्पशन रिलैक्सेशन है, और कुछ एएस इवेंट बेस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन जो नॉन एसएमसी है उनके ऊपर सारे के सारे एएस अप्लाई होते हैं, कोई आपका एग्जम्पशन रिलैक्सेशन नहीं होता नॉन एसएमसी को। ठीक, अगर मैं बात करूं नॉन कंपनी की, तो नॉन कंपनी में एएस के एप्लीकेबिलिटी के लिए पहले 4 लेवल होते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसको भी दो कैटेगरी में बांट दिया है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल डिट्टो इन्होंने क्या किया है, नॉन कंपनी के ऊपर एएस की एप्लीकेबिलिटी को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मतलब जैसे यहां पे कैटेगराइज कर रखा है ना एमसीए ने, ऐसे यहां पे भी कैटेगराइज कर दिया है। यहां पे दो टाइप की नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, एक लार्ज एंटिटी, एक आपका लार्ज एंटिटी, और एक है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंटिटी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी, जो लार्ज एंटिटी है उसके ऊपर सारे के सारे एएस अप्लाई होंगे, कोई पार्शियल एग्जम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है, ऑल एएस। ठीक, और यहां पे कुछ एएस ऐसे हैं जो बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे, कुछ एएस ऐसे जिनके कुछ पैराग्राफ अप्लाई नहीं होंगे, और कुछ एएस ऐसे जो इवेंट बेस पे हैं, और दो एएस ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एप्लीकेबिलिटी को लेकर। ठीक, आइए अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कंपनी के ऊपर एएस की एप्लीकेबिलिटी है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो नॉन कंपनी के ऊपर एएस की एप्लीकेबिलिटी है, पहले यहां पे 4 लेवल थे, अब यहां पे क्या किया गया, 2 एंटिटी बना दी, एक लार्ज एंटिटी और एक एमएसएमई। मैं कह सकता हूं कि जो एमएसएमई है वो इक्विवेलेंट कर दी आपकी एसएमसी के, और जो लार्ज एंटिटी है वो इक्वल कर दी नॉन एसएमसी के। सर हमें तो पता है कि एसएमसी कौन सी कंपनी होती है और नॉन एसएमसी कौन सी होती है, तो सर अगर हमें ये पता तो फिर तो हमें इसका मतलब ये पता होगा। हाँ जी दोस्त, बिल्कुल डिट्टो है। देखिए, अगर मैं बात करूं नॉन एसएमसी की, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो एसएमसी नहीं हो नॉन एसएमसी कहलाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे लार्ज एंटिटी की, तो एक एंटिटी जो आपका एमएसएमई नहीं है वो लार्ज एंटिटी बन जाएगी। लार्ज एंटिटी क्या है,
इज ए नॉन कंपनी एंटिटी दैट इज नॉट एन एमएसएमई। अगर मैं अमेंडमेंट को ना एक सेंटेंस में बोलूं तो पता क्या है, इंस्टीट्यूट ने जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को, उसको इनलाइन कर दिया है जो कंपनी के ऊपर एएस की एप्लीकेबिलिटी है, जो कंपनी के ऊपर क्या है एएस की एप्लीकेबिलिटी है, बिल्कुल डिट्टो इनलाइन कर दिया। बस क्या है कि जो एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा दी गई है एमएसएमई को इन कंपैरिजन टू आपका स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक नॉन कंपनी है जो कि इनमें से कोई भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं करती। अगर वो एक भी कंडीशन क्वालिफाई कर जाएगी तो फिर वो लार्ज एंटिटी बन जाएगी। सबसे पहली कंडीशन है, जिस एंटिटी की डेट या इक्विटी सिक्योरिटी ना तो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है आपका इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई एंटिटी लिस्टेड है इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, आइदर बाय डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी, तो वो लार्ज एंटिटी बन जाएगी। नॉट लिस्टेड है मींस आपका एमएसएमई है। सेकंड, जो ना तो बैंक है, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी है। थर्ड, एंटिटी की इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग आपका अदर इनकम को हम एक्सक्लूड कर देंगे, वो डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ है, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ है। कंपनी की जो बोरोइंग है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वो डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ है। वो होल्डिंग ए सब्सिडरी नहीं है आपका लार्ज एंटिटी की, विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एन एंटिटी विच इज नॉट ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब विच इज नॉट ए आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मैं कह सकता हूं कि जो लार्ज एंटिटी की होल्डिंग ए सब्सिडरी नहीं है। कोई भी एंटिटी जो क्वालिफाई नहीं होती एज ए एमएसएमई मींस जो नॉट एन एमएसएमई है, वो लार्ज एंटिटी बन जाएगी। आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, जो नॉन कंपनियां हैं, हम पहले क्या करते थे, इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो लेवल 1 आपका लार्ज एंटिटी बन गई है, और जो लेवल 2, 3, 4 है वो आपका बन गया है एमएसएमई। चले जी सर, ये नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है। अगर मैं इसे पॉजिटिव डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से देखूं तो हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि एक एंटिटी लार्ज एंटिटी कहलाएगी अगर वो पांचों में से कोई एक कंडीशन क्वालिफाई करती है। पहली कंडीशन, वो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है आइदर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, या वो बैंक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या आपका इंश्योरेंस कंपनी है। उसकी टर्नओवर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में मोर देन 250 करोड़ है एक्सक्लूडिंग आपका अदर इनकम। इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में उसकी बोरोइंग एट एनी टाइम मोर देन 50 करोड़ है। वो होल्डिंग है या सब्सिडरी है लार्ज एंटिटी की। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। लार्ज एंटिटी को सारे के सारे एएस अप्लाई करने हैं, उसको कोई भी एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है। एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन जो दे रखी है एमएसएमई को, वो कैसे हैं, 4 एएस ऐसे हैं जो फुल्ली अप्लाई नहीं है एमएसएमई के ऊपर। ठीक, कुछ एएस ऐसे हैं जिनमें पार्शियल एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन है, जिसमें एएस 10 है, 11 है, 15 है, 19 है, 22 है, 26 है, 28 है, 29 है। ठीक, कुछ एएस ऐसे हैं जो इवेंट बेस है, जैसे अमलगमेशन होगा तो 14 लगेगा, अगर अमलगमेशन नहीं होगा तो 14 नहीं लगेगा। ठीक, कंसोलिडेशन की अगर रिक्वायरमेंट तो एएस 21 लगेगा, अगर कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एएस 21 नहीं लगेगा। तो ये एएस ऐसे हैं जो आपका इवेंट के बेस पे है, एएस 14, 21, 23, 27 एंड 25। दो एएस में एमएसएमई को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। देखिए, एएस आर नॉट एप्लीकेबल इन देयर एंटायरली टू फॉलोइंग एमएसएमई। अगर एमएसएमई की जो टर्नओवर है वो डज नॉट एक्सीड है 50 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, तो एएस 18, 28 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। या फिर उसकी जो बोरोइंग है वो आपका नॉट इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, या वो जो यहां पे कैटेगराइज की गई एमएसएमई की उनकी होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है। ठीक, तो उन एंटिटी के ऊपर, उन एमएसएमई को एएस 18 और 28 भी अप्लाई नहीं करना। तो आपने क्या करना, एएस 18 और 28 के लिए ये लिमिट भी रेफर करनी है, लिमिट भी रीड करनी है। इसके अलावा अगर आप एडिशनल रिक्वायरमेंट देखेंगे तो डिट्टो वही रिक्वायरमेंट है जो हमने कंपनी के केस में एसएमसी के लिए पढ़ रखी है। देखिए, एक एमएसएमई है, ठीक, तो नोट्स अकाउंट में बताएगी कि वो एमएसएमई है और इसलिए उसने जो एमएसएमई के ऊपर एएस अप्लाई है केवल वही एएस अप्लाई किए हैं। क्या होता है, एक एंटिटी थी
लास्ट ईयर एमएसएमई क्वालिफाई थी, इस बार एमएसएमई क्वालिफाई नहीं हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार उसे एज ए लार्ज एंटिटी है तो लार्ज एंटिटी के हिसाब से उसके ऊपर एएस सारे अप्लाई हो जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर को रिस्टेट करने की नीड नहीं है और नोट्स अकाउंट में वो बता देगी। ठीक, एक एंटिटी है जो पहले लार्ज एंटिटी थी, ठीक, इस बार वो एमएसएमई बन गई है। अगर वो इस बार एमएसएमई बन गई है तो क्या हम उसे एमएसएमई वाली एग्जाम्शन दे देंगे? मना कर दिया। एटलीस्ट लगातार 2 ईयर क्या करना पड़ेगा, उसे एमएसएमई क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये बिल्कुल डिट्टो वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने एसएमसी के लिए पढ़ रखा कंपनी के केस में। ठीक, एक एमएसएमई है, वो कुछ एएस में एग्जाम्शन रिलैक्सेशन अडॉप्ट करना चाहती है और कुछ एएस में एग्जाम्शन रिलैक्सेशन अडॉप्ट नहीं करना चाहती, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एएस में उसने एग्जाम्शन रिलैक्सेशन अडॉप्ट की है। अगर एंटिटी एमएसएमई है और वो किसी एएस में एग्जाम्शन रिलैक्सेशन अडॉप्ट नहीं करना चाहती, तो उसे फिर क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव एएस फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स ये है कि जैसे मान लो आपका एएस 3 है या एएस 17 है या एएस 20 है, ठीक है, एमएसएमई को इसमें एग्जाम्शन है। अब एमएसएमई ने डिसाइड किया कि वो एक काम करती हैं, वो एएस 17 के एग्जाम्शन नहीं लेती, तो उसे पता क्या करना पड़ेगा, फिर एएस 17 को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन करने पड़ेंगे। एएस 3 अगर वो फॉलो नहीं करी तो एएस 3 के प्रोविजन से फॉलो करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकती कि वो एएस की एग्जाम्शन नहीं ले रही और किसी और तरीके से वो एएस को फॉलो कर ले। उसे क्या करना पड़ेगा, एएस के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे जिस एएस के एग्जाम्शन रिलैक्सेशन वो अडॉप्ट नहीं कर रही। ठीक, आइए अब मैं आपको कंक्लूड में बताता हूं अमेंडमेंट क्या है। देखिए, पहले हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि जो एएस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर अप्लाई होते हैं उन्हें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। ठीक, अब वो 2 कैटेगरी बन गई, एक लार्ज एंटिटी और एक आपका एमएसएमई। जो एमएसएमई है वो डिट्टो आपकी एसएमसी है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, और जो लार्ज एंटिटी है वो आपका है नॉन एसएमसी। ठीक, अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने एसएमसी नॉन एसएमसी पढ़ रखा, डिट्टो अब वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए अप्लाई हो जाएंगे। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जो एमएसएमई को एग्जाम्शन रिलैक्सेशन है वो इन कंपैरिजन टू एसएमसी कुछ ज्यादा है। ठीक, चलिए बाकी सारी बातें आपकी सेम है। इसी के साथ अपनी अमेंडमेंट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।